मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द इनलाइटन लैब पर। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ने जा रहे हैं और इंडियन पॉलिटी का एक सब टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज यानी कि संवैधानिक संस्थाएं। इस टॉपिक से आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हो, चाहे सीडीएस, एनडीए, यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस का, या आप पॉलिटिकल साइंस के ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो, आप पार्टिकुलरली इस यूनिट से 3 से 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने वाले हैं और 5-6 मिनट बहुत प्रोडक्टिव होने वाला है, तो हमारे साथ बने रहिए। बेसिकली सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे आते हैं कि ये संवैधानिक संस्थाएं होती क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्या। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी उस इंस्टीट्यूशन या ऑथोरिटी को कहते हैं जो डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है, यानी बाय पार्लियामेंट जब अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मेंशन कर दे किसी ऑथोरिटी को या किसी इंस्टीट्यूशन को, ठीक है, तो उस इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। ऐसे स्टेट्यूटरी बॉडी भी होते हैं जो किसी एक्ट के द्वारा, पार्लियामेंट के किसी नॉर्मल एक्ट के द्वारा पारित करके उसे एक इंस्टीट्यूशन का दर्जा दिया गया, ठीक है, तो उसके स्टेट्यूटरी बॉडी कहते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी संवैधानिक संस्थाएं नाम से ही है कि जो संविधान के द्वारा मेंशन्ड हो। और ये जो संवैधानिक संस्थाएं होती हैं ये भारत के जो एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क है और इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया का जो गवर्नेंस है उसमें की रोल प्ले करती है। जैसे कि आप एग्जांपल से ही देख सकते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो कितना बड़ा रोल प्ले कर रही है। उसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन करना है, वाइस प्रेसिडेंट का करना है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का। तो बेसिक फंक्शंस जो है इस देश के गवर्नेंस का, उसका काम होता है संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा। जैसे कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यूपीएससी जो कमीशंस हैं, स्टेट पीसीएस हैं, जीएसटी काउंसिल है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, फाइनेंस कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड एसटीज है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस हैं, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। तमाम ऐसी जो संस्थाएं हैं जिनका मेंशन संविधान में उसके आर्टिकल्स के अंदर किया गया है, ऐसी संस्थाओं को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अब आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग दो इंस्टीट्यूशंस को लेंगे और पॉइंट वाइज क्रक्स एक ऐसा माइंड मैप तैयार करेंगे कि एग्जाम टाइम में जब भी 2 या 3 क्वेश्चन जो रेगुलर तौर पर पूछे जाते हैं उसको हम बिल्कुल ही गलत ना होने दें। ये आपका रिवीजन मटेरियल भी होगा और जब आप सब्जेक्टिव लिख रहे होंगे तब भी ये काम आएगा। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कैग को। तो ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 324 में मेंशन्ड है। इसके साथ साथ ये पार्ट 15 यानी 15वें भाग में इसका जिक्र किया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो मुख्य कार्य है वो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट यानी कि सांसद, साथ साथ स्टेट लेजिस्लेचर्स के जो मेंबर होते हैं, जो हमारे विधायक जी होते हैं, इसके साथ साथ भारत के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का चुनाव करना इसके मुख्य कार्य हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया संविधान के यूनाइटरी फीचर को दर्शाता है। इसी के साथ साथ जब कैग की बात करें तो इसका आर्टिकल है 148 to 151 और ये संविधान के 5वें भाग में आता है। कैग जो है मुख्य तौर पर इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट का हेड है और इन्हें गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है भाई? क्योंकि कैग जो है वो एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम, वो सेंटर हो और स्टेट हो, दोनों का जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको ऑडिट करते हैं। और ये जो रिपोर्ट होता है, क्योंकि इन्हें पार्लियामेंट का एजेंट भी कहा जाता है, वो पार्लियामेंट के सामने उस रिपोर्ट को रखते हैं। इसलिए कैग भी एक यूनाइटरी फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अब इन दोनों का अपॉइंटमेंट कौन करता है भाई? तो इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट के द्वारा होता है और कैग का भी जो अपॉइंटमेंट होता है बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। बात करें मेंबर्स का, इलेक्शन कमीशन ऑफ जो इंडिया है उसका कोई भी स्ट्रेंथ संविधान ने स्पेसिफिकेशन के साथ नहीं लिखा है और डिस्क्रेशन, प्रेसिडेंट के डिस्क्रेशन यानी उनके विवेक पर छोड़ दिया है कि आप देखिए। इसलिए पहले 1 थे, फिर 3 वे, फिर 1 वे, फिर 3 वे। ये आप देखेंगे जब भारत का इतिहास, तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग मेंबर्स रहे हैं और इस समय 3 मेंबर की ये बॉडी है जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं।
और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के जो ऑफिस है वो सिंगल मेंबर बॉडी है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इनके टेन्योर एंड सैलरी की। तो ये भी प्रेसिडेंट के जो डिस्क्रिप्शन है उस पर छोड़ दिया गया कि आप इसे फिक्स करें। करेंटली जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उसका जो टेन्योर है वो 6 साल का है और 65 साल के अधिकतम आयु तक, यानी कि उनमें से जो पहले आ जाए वहाँ पे वो रिटायर कर जाएंगे। और इनका जो सैलरी होता है वो एक सुप्रीम कोर्ट के जज के लगभग होता है। और तीनों जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उनके जो पावर्स होते हैं वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं, सैलरी भी होते हैं और एलोवेंसेस जो होते हैं वो सब सिमिलर होते हैं एकदम। कैग जो है उनका जो टेन्योर है वो फिक्स किया गया है 6 साल का और 65 साल का अधिकतम आयु, जो भी इन दोनों में से पहले आए उस हिसाब से वो रिटायर करते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे आप गौर तलब कीजिएगा, इसी सब क्वेश्चंस को एग्जाम में पूछा जाता है। ये कैग जो है ये एलिजिबल नहीं है फर्दर अपॉइंटमेंट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट, किसी भी तरह के फर्दर अपॉइंटमेंट के लिए वो एलिजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। और इनका जो सैलरी और सर्विस कंडीशंस हैं ये भारत की संविधान तय करती हैं, क्योंकि वो संविधान का भारत का की सांसद तय जो संसद है वो तय करती है, क्योंकि ये संविधान के द्वारा मेंशन्ड है कि ये संसद के एक एजेंट के रूप में काम करते हैं। ये दोनों जो अपना त्यागपत्र है वो राष्ट्रपति को सौंपते हैं और इन दोनों को हटाने का तरीका एक ही है, वो है जो संविधान मेंशन्ड की हुई है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज को जिस ग्राउंड्स पे आप रिमूव कर सकते हैं उसी ग्राउंड्स, यानी कि जो प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ये दो जो ग्राउंड्स बनाए गए हैं संविधान के द्वारा, उसी ग्राउंड्स पे इन्हें हटाया जा सकता है ऑन द सेम मैनर जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज को किया जाता है। यानी कि प्रेसिडेंट एक रेजोल्यूशन पास करेगा रिमूवल का और उस रिमूवल वाले रेजोल्यूशन को पास करना पड़ेगा दोनों संविधान को, दोनों संसद के सदनों के द्वारा विद अ स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। इसके साथ साथ जो कुछ अदर एस्पेक्ट्स आते हैं इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के, वो हम लोग देखते हैं। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये एक ऑल इंडिया बॉडी है, यानी कि ये कॉमन है, सेंट्रल और स्टेट दोनों की सरकारों का ये चुनाव करती है। लेकिन साथ साथ आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो पंचायत यानी कि तीसरी टीयर की जो हमारी सरकारें होती हैं, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ की, इसका चुनाव भारत का जो चुनाव आयोग है वो नहीं करता है। उसके लिए एक अलग स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो होता है गठन किया जाता है, पार्टिकुलर अपने अपने स्टेट के द्वारा, वो उनका चुनाव करती है। कैग जो है वो एक्ट करता है गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसोफर टू द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। डिफरेंट कमेटीज होती हैं जो पार्लियामेंट की, उसमें एक कमेटी है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जिनका मुख्य काम वही जो ऑडिट करना है, जो सरकार जो काम कर रही है, जो खर्च कर रही है, उसको ऑडिट करके पार्लियामेंट के सामने में प्रस्तुत करना है। तो उसका जो उसको जो गाइड करते हैं, फ्रेंड के तहत काम करते हैं, वो कैग होते हैं, ठीक है। और ये कैग जो है एक एजेंट है पार्लियामेंट के, जो कि एक्सपेंडिचर और जो भी खर्च हुए हैं, जिस तरह की भी खर्च हैं, उसको ऑडिट करके पार्लियामेंट के सामने वो रख देते हैं। इसलिए वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, तो वो पार्लियामेंट के पे रिस्पॉन्सिबल है। अब अगली जो बॉडीज़ हैं हम लोग उसकी ओर बढ़ते हैं। फाइनली जीएसटी काउंसिल, ठीक है, और फाइनेंस कमीशन। तो जीएसटी काउंसिल जो है, इसे संविधान के आर्टिकल 279A, मैं फिर से रिपीट करता हूं, 279A और पार्ट 12 में इसका मेंशन किया गया है। फाइनेंस कमीशन का मेंशन आर्टिकल 280, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम्स में कि फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल के अंतर्गत है। तो 280 फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल है 280, और ये भी 12वें भाग में संविधान के इसका मेंशन किया गया है। दोनों का जो अपॉइंटमेंट है वो एक राष्ट्रपति के ऑर्डर के द्वारा होता है, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग कंपोजिशन देखते हैं। जीएसटी काउंसिल का कंपोजिशन क्या है, तो ये जो काउंसिल बैठती है, इसके चेयरपर्सन जो भारत के वित्त मंत्री होते हैं, अभी जैसे निर्मला सीतारमण जी हमारी वित्त मंत्री हैं, वो इसकी चेयरपर्सन है। इसके साथ साथ जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज ऑफ फाइनेंस, इसके साथ साथ मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ फाइनेंस और एनी मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट।
जब ये भी काउंसिल बैठेगी तो एक कोरम होता है, यानी कि उतने लोग बैठे तो ही वो कार्य आगे बढ़ेंगे। तो वो 50% ऑफ टोटल मेंबर्स हैं। सारे डिसीजंस जो लिए जाते हैं वो मेजोरिटी ऑफ 3/4 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, अगर इतने लोग कोरम में हैं और इतने लोग किसी भी चीज को डिसाइड कर रहे हैं तो वो चीज पास हो जाएगा। आप गौरतलब है यहाँ पे कि जीएसटी जो है वो 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 के द्वारा लाया गया था और मुख्य तरह से ये रिकमेंड करती है टैक्सेस के बारे में और भी जितने भी सरचार्जेस होते हैं जो कि लेवीट किए जाते हैं सेंटर पे, स्टेट पे और लोकल बॉडीज पे, तो उसे जीएसटी में डाला जाता है। अब फाइनेंस कमीशन क्या है भाई? तो फाइनेंस कमीशन की ओर देखें तो इसका कंपोजिशन जो होता है वो चेयरमैन है और 4 अदर मेंबर्स होते हैं। इसके क्वालिफिकेशंस जो हैं वो भारत के का संसद इसका निर्णय करती है कि क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। टेन्योर जो है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एवरी 5th ईयर, हर 5वें साल इसका एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है, ठीक है। जब और उससे पहले भी अगर वो समझते हैं कि इसकी जरूरत है तो उससे पहले भी कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर यह है कि हर एक 5वें साल वित्त आयोग का गठन किया जाता है और वो होल्ड करते हैं ऑफिस जब तक उसमें स्पेसिफिकेशन होता है प्रेसिडेंट की उस ऑर्डर में कि वो कब तक उस ऑफिस को होल्ड करेंगे। ये फर्दर री अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं और जो इनका रिकमेंडेशन होता है, जो ये सरकार को रिकमेंड करती हैं कि जो आप आवंटन करेंगे राशियों का अनेक राज्यों के बीच और केंद्र और राज्यों के बीच, तो ये बिल्कुल एडवाइजरी होता है नेचर में, ऐसा नहीं कि सरकार उसे मानना ही पड़ेगा सरकार को, ठीक है। और ये एक बैलेंसिंग व्हील का काम करती है फिस्कल फेडरलिज्म में, ठीक है, क्योंकि इसका काम ही है कि जो आप सेंटर और स्टेट के बीच में जो रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन होगा या स्टेट और स्टेट के बीच में किस स्टेट को कितना मिलना चाहिए, ये सब मुख्य जो रिकमेंडेशंस होते हैं वो फाइनेंस कमीशन ही करती है। अब जो अगला इंस्टीट्यूशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और इसके साथ साथ एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। दो अलग अलग है, एक स्टेट का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है और दूसरा जो है इस देश का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है इसका मेंशन आर्टिकल 76 में और इसके संविधान के 5वें भाग में किया गया है। ये यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है। उसके साथ साथ स्टेट एग्जीक्यूटिव के पार्ट में एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट पार्ट 6 में 6ठे भाग में संविधान के 165वें अनुच्छेद के तहत किया गया है। गौरतलब है कि इंडिया है तो अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेंगे अटॉर्नी जनरल का और वो राज्य स्तर पर है तो उनका गवर्नर करेंगे। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? अब ये ध्यान देने की है कि यही सब क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो क्वालिफिकेशन ये होना चाहिए, जो एक क्वालिफाइड होने चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकें, ऐसा उनका क्वालिफिकेशन होना चाहिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का। तो वो क्या क्या है? सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, मस्ट हैव बीन अ जज फ्रॉम किसी भी हाई कोर्ट के कम से कम 5 साल तक जज रहे हैं, एन एडवोकेट फॉर सम हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स, किसी 10 साल किसी भी हाई कोर्ट में उन्होंने वकालत की हो, या प्रेसिडेंट के नजर में वो एक इमिनेंट ज्यूरिस्ट हो, ठीक है। इसी प्रकार एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट जो होते हैं वो किसी भी हाई कोर्ट के जज बनने के क्वालिफाइड हो। तो वो क्या होता है कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया हो, वो जुडिशियल सर्विस किसी भी स्टेट की जुडिशियल सर्विस में 10 साल तक काम किया हो या किसी हाई कोर्ट में उन्होंने 10 साल तक वकालत की हो, तो वो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट बनने के क्वालिफिकेशंस में रहेंगे। क्या इनके कार्य होते हैं मुख्य? तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत के सरकार, ये आप ऊपर ही पढ़ लिए कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, ये बेसिकली एक जो सरकार होती है उसको ये एडवाइस करते हैं लीगल मैटर्स पे, ठीक है। ये सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पेश होते हैं। सरकारी जो भी सरकारी गवाह होते हैं या सरकारी केसेस होते हैं तो वहां पे सरकार का जो प्रतिनिधित्व करती है भारत सरकार का, वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और सिमिलर जो राज्य सरकार होती हैं वहां पे हाई कोर्ट में जो होता है वो एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट जो होते हैं वो उनको प्रतिनिधित्व करती है उनका, ठीक है। इनका जो टेन्योर है वो फिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा नहीं किया गया है और ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट यानी कि उनकी इच्छा तक ये उनका जो सीमित है। लेकिन आमतौर पर जब तक सरकार रहती है, क्योंकि वो सरकार का ही एक तरह से अंग है,
तो ये पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव है, तो बेसिकली जब तक सरकार रहती है तो उसका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और उसी तरह स्टेट में एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट आमतौर पर रहता है। ठीक है, रेजिग्नेशन दोनों जो है अपने अपने, जैसे कि प्रेसिडेंट को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देंगे और गवर्नर को देंगे एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, जब भी उनको रिजाइन करना होता है। ठीक है, अदर एस्पेक्ट्स की ओर देखें तो ये एक फुल टाइम काउंसिल का काम नहीं, यानी कि परमानेंट कोई नौकरी नहीं है सरकारी, ये अपना प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है कि आप अगर ऐसा काम कर रहे हैं तो आप प्राइवेट काम से दूर रहेंगे, ऐसा नहीं है, वो प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, सबसे अब जरूरी जो चीज़ है, जो पॉइंट्स है जो एग्जाम्स में आते हैं, वो अब आने वाले हैं कि देखिए, ही हैज़ राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। किसी भी कोर्ट में वो ऑडियंस का काम मतलब कि वो जा सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं, जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं उसमें हिस्सा ले सकते हैं। इसके साथ साथ उनको अधिकार प्राप्त है कि वो भारत के जो अटॉर्नी ऑफ जनरल ऑफ इंडिया है, वो भारत की संसद में जाके बोल सकते हैं, उसके प्रोसीडिंग्स में भाग ले सकते हैं, चाहे वो ज्वाइंट सिटिंग हो या सिंगल सिटिंग्स, जो अलग अलग पार्टिकुलर सिटिंग्स जो लोकसभा और राज्यसभा की होती है उसमें ये भाग ले सकते हैं, या किसी भी कमेटी जो होती है पार्लियामेंट की उसके ये एक मेंबर भी हो सकते हैं, लेकिन बट विदाउट अ राइट टू वोट। जब भी कोई बिल पासिस होगा या कुछ भी कार्य होगा तो उसमें वोट देने का उनको अधिकार नहीं होता, क्योंकि वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, बस एक हिस्सा है उनका वो। ठीक है, और इसके साथ साथ उनको सारे प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज दी जाती हैं जो कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास अवेलेबल होता है, यानी कि वो जो भी संसद के सदन में जाकर बोलेंगे उसके लिए उन पे कुछ भी जो क्रिमिनल केसेस होते हैं वो नहीं चलाया जा सकेगा। ठीक है, जो भी इम्यूनिटीज आप जानते हैं विधायकों को या सांसद को प्राप्त होता है वो इन्हें भी प्राप्त होती है। गौरतलब है कि बिल्कुल वही चीज जो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट है, सेम चीज वही हो जाता है, उनको वो भी स्टेट लेजिस्लेचर में बोल सकते हैं, उसका हिस्सा बन सकते हैं, उसके प्रोसीडिंग्स में भाग ले सकते हैं, परंतु वह वोट नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो मुख्य तौर पे हमारा जो ये सारे इंस्टीट्यूशंस थे जो इम्पोर्टेंट थे वो हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब 2 क्वेश्चंस हैं आपके सामने में, इन दोनों क्वेश्चंस को आप धीरे धीरे पढ़ें, और ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, और ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं पीसीएस एग्जाम में जैसे आप पढ़े ऊपर में, आराम से उसके आधार पर ये क्वेश्चंस बनाइए। ठीक है, और इसके जो आंसर्स हैं आप कमेंट सेक्शन में डालिए। ठीक है, इसके बाद मैंने रेफरेंसेस भी डाले हैं कि आप इसको और अच्छे से पढ़ना चाहें तो कौन सी बुक आप प्रयोग कर सकते हैं। सुभाष कश्यप की बुक बहुत अच्छे लैंग्वेज में लिखी हुई है, और आप इसको रेफरेंस के तौर पे यूज कर सकते हैं। साथ साथ डीडी बसु और एम लक्ष्मीकांत भी आप यूज कर सकते हैं। और इस तरह के जानकारी भरे और वीडियोस को आप पसंद कर रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि मेरा भी उत्साह बढ़े और